आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है। इसे हिंदी में हम लोग औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे एंड आगे चल के इसका क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकलता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब आप इसका वर्ड मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब समझना चाहेंगे, तो आप इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, इंडस्ट्रियल प्लस रिवॉल्यूशन, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिससे इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा अचानक से वृद्धि होने लग जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, एक क्रांति आ जाती है। इस क्रांति के कारण बहुत सारी फ़ायदा होती है आपके कंट्री को, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें आने लगती है, बहुत सारी चीज़ें की प्रोडक्शन होने लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ जाती है एंड ओवरऑल आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहली बार इंग्लैंड में स्टार्ट होता है और ये 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट होता है। बुक में जो इसका डिफिनीशन देख सकते हैं, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। पहले जो कंट्री था टोटली एग्रीकल्चर वगैरह पर डिपेंड होता है, मतलब प्राइमरी कामों पर डिपेंड होता है, लेकिन इस रिवॉल्यूशन के आने के कारण ब्रिटेन को ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, इंडस्ट्री हब बना देता है। ये बहुत तरह की इंडस्ट्री बन जाती है इंग्लैंड में इस रिवॉल्यूशन के आने के कारण। तो इंडस्ट्री के मायने देखें, इंडस्ट्री के नज़रिए से देखें तो यह रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, खासकर इंग्लैंड के लिए तो हो ही जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहली बार इंग्लैंड ब्रिटेन में स्टार्ट होता है और 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी मतलब 1750 में यह स्टार्ट हुआ था। व्हेन द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वाज वेल अंडरवे। और उस समय पे जो ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, अभी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में रेवोल्यूशन, क्रांति आने को एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उस समय क्या था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो था वो अपने धीरे 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 मतलब दबता जा रहा था इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के कारण, और इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा बनने लगे थे, और तो इसका जाना नीचे डाउनफॉल होना तय था। अभी समझते हैं इसके कारण क्या थे, ये स्टार्ट क्यों हुआ। तो इसके कारण बहुत तरह के बताए जाते हैं, जिनमें मुख्य कारण मैं बताऊंगा। पहला कारण सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड के पास कॉलोनिज्म बहुत ज़्यादा था। अभी कॉलोनिज्म क्या होता है कि इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा कॉलोनी थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया भी इंग्लैंड का कॉलोनी था। तो इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा कॉलोनी उस टाइम पे थे। तो ये सबसे मतलब मेन कारण था कि इंडस्ट्रियल हब बनाना इनके लिए आसान हो गया, क्योंकि ये क्या किया करते थे, भारत से मिर्ची ले जा करके, गन्ना ले जा करके वहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज, अपने फैक्ट्रीज में उसको बनाते थे। गन्ना का जूस बनाएंगे, मिर्ची का पाउडर बनाएंगे, और वो से भी बना लिए, अब उसको पैकेट वगैरह में भर कर के इधर उधर एक्सपोर्ट करते थे और बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी से फल फूलने लगी। और इंडिया से ही नहीं, इनके और भी बहुत सारे कॉलोनीज थे, मतलब जिनका जिस पे कब्जा था, और भी बहुत सारे देश थे जिस पे कब्जा इंग्लैंड ने कर रखा था। उनको वहाँ से कोयला, लोहा और अन्य पदार्थ, अन्य मटेरियल्स आसानी से मिल जाते थे। अभी वो सभी चीज़ मिल जाते थे, तो ये अपने फैक्ट्रीज में ले जा करके अपना जो भी है, अपना मशीनरी से सारी चीज़ों को अच्छे से बना करके इधर उधर बेचते थे, और उससे बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा मुनाफा होता था। अगर सबसे पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों आया, तो पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एंड मेन रीज़न ये था कि इंग्लैंड के उस समय के इंग्लैंड में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी हुआ करते थे। साइंटिस्ट ने बहुत सारी खोज करी, इन्वेंशंस करी, जिससे इंडस्ट्री वगैरह में बहुत फ़ायदा हुआ। अभी क्या क्या उन्होंने खोज करा है, सारे नीचे में दिया गया है, सारे का नाम हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, उस समय पे जो सबसे ज्यादा एंड सबसे बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। कपड़ा का इंग्लैंड में सबसे ज्यादा उद्योग, बड़ा इंडस्ट्री था एक तरह का। साइंटिस्ट ने क्या करा ना, इन्वेंशन करा, खोज करा, उससे इंडस्ट्रीज वगैरह में, अभी साइंटिस्ट लोग मशीन वगैरह खोज करेंगे तो इंडस्ट्रीज वगैरह में मशीन ही यूज होता है, तो इंडस्ट्री वगैरह को फायदा जरूर होगा, क्योंकि मशीन से ही तो इंडस्ट्री चलता है पूरा। सो इसीलिए जो ये साइंटिस्ट का इन्वेंशन है ना, खोज है ना, वो आगे चल के बहुत बड़ा रीजन बनता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ग्रो करने में। सबसे पहला जो आपका मशीन है उसका नाम है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी 1764 में बनता है और इनके द्वारा, जेम्स के द्वारा बनाया जाता है। तो स्पिनिंग जेनी के कारण क्या होता है, ये एक तरह का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उस समय पे यूज किया जाने वाला मुख्य मशीन था। इसके मदद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ, और इंडस्ट्री ग्रो करने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा था स्पिनिंग जेनी का।
दूसरा है वाटर फ्रेम, जो कि 1769 में ये बना था, और इनको बनाने वाले का जो नाम है रिचर्ड नाम है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। रिचर्ड ने वाटर फ्रेम 1769 में बनाया था। उसके बाद एक है म्यूल। म्यूल 1779 में क्रॉम्पटन ने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने इसको बनाया था। देन आगे में है पावर लूम। पावर लूम जो है इमर्ड ने बनाया था। अभी ये सभी नाम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पावर लूम होता क्या है। इतने सारे मशीन्स का मैंने नाम लिया, अभी आप देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये काम कैसे करता है, ये है क्या। तो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना कि साइंस। बस इतना ध्यान रखना, ये सारी मशीन का काम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में मशीन आने के कारण क्या हुआ ना कि कामें आसान हो गई और कामें जल्दी जल्दी फास्ट वे में होने लगी, जिससे प्रोडक्शन वगैरह जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और क्वालिटी जो मशीन से जो जितने भी सामान बनने लगी उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई, और प्रोडक्शन भी जल्दी 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 सारे सामान बनने लगे, और लोगों का जो मजदूरी वगैरह था वो भी घट गया। मतलब काम करने का क्षमता, पहले हाथ से कोई चीज़ बनाना, हाथ से कपड़ा बनाना और मशीन से कपड़ा बनाने में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत ज़्यादा फायदा होता है मशीन से जब कपड़ा बनाते हैं, और हाथ से बनाते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है और बहुत नुकसान भी होता है, और फिर क्वालिटी तो होता है लेकिन मशीन से बहुत जल्दी में फास्ट वे में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा हुई इंडस्ट्री में ये सभी इन्वेंशन से। आगे चल के फिर और एक मशीन बनता है जिसका नाम होता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है किनके द्वारा इन्वेंट किया जाता है, खोज किया जाता है, तो जेम्स वॉट के द्वारा 1769 में इसको खोज किया जाता है। अब ये क्यों खोज किया जाता है, इसका क्या काम है, थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टीम इंजन का जनरल मीनिंग, मतलब सबसे आसान भाषा में इसको बोलें तो वह इंजन, स्टीम मतलब सबसे पहले समझो भाप होता है। अब भाप क्या होता है, जब आप पानी वगैरह गर्म करते होंगे तो उड़ता है पानी, उसी को भाप बोलते हैं। तो स्टीम इंजन मतलब भाप वाला इंजन, जो वह इंजन जो भाप से चलता हो उसको स्टीम इंजन बोलते हैं। पहले के जो ट्रेन वगैरह हुआ करते थे वो स्टीम इंजन से चला करते थे। अब इसी का, इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो ये साइंस का लेक्चर हो जाएगा, फिजिक्स का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टीम इंजन को अभी यहाँ यहीं तक समझते हैं। और स्टीम इंजन जो है अभी इंडस्ट्री में किस तरह से यूज किया गया, तो स्टीम इंजन के यूज इंडस्ट्री वगैरह में किया गया, वहां पे किया गया जहां पे नदी वगैरह ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि स्टीम इंजन में पानी वगैरह और कोल वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देख सकते हैं कोल फील्ड नियर वाटर रिवर्स। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। बस यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा आपके एग्जाम में कि स्टीम इंजन किसने खोज करा था और कब खोज करा था, ठीक है। इससे अलावा फालतू क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने का तीसरा कारण, इंग्लैंड में किसी भी तरह का युद्ध वार उस टाइम पे नहीं होता था, और इंग्लैंड वाले जो लोग थे ना थोड़ा शार्प माइंड के थे, चालाक कनिंग इंसान थे। कहने का मतलब है कि यह युद्ध वगैरह में बहुत कम पड़ते थे, लड़ाई झगड़ा में बहुत कम पड़ेंगे, और ये लड़ते भी थे तो बस उसी मामले पे, उसी मैटर पे जिसमें इनका फ़ायदा दिखे। जैसे ये भारत से आके लड़े तो इनको फ़ायदा दिख रहा था, भारत में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है तो उसका हम लोग यूज कर सकते थे। तो ये भारत आके लड़े और भारत को हराया, भारत का फिर जो भी था लूटपाट किए, तो ये उसी से लड़ते थे जो मतलब कमज़ोर भी होता था और अपना फ़ायदा के लिए लड़ते थे, और ये ज़्यादा इधर उधर की लड़ाई में, बड़े बड़े लड़ाई में ना रहा करते थे। इसीलिए ये तीसरा कारण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ज़्यादा मतलब अच्छे से ग्रो करता है। अभी ये बड़े बड़े लड़ाई में लड़ते होते तो इनका क्या होता कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था ये सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि लड़ाई वगैरह में बहुत सारे पैसे भी जाते हैं, और सेना वगैरह का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी उठाने पड़ते हैं, ऊपर से फिर बहुत सारा क्षति होता है देश में। मान लीजिए कोई इंग्लैंड में परमाणु बम गिरा देता है, कोई इंग्लैंड में बम ही फोड़ दिया, मतलब उनके मेन होटल में, लड़ाई वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है, तो लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इंग्लैंड अगर बड़े बड़े लड़ाई में शामिल हुआ होता तो इसके तो लग जाती ना, ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं कर पाता। तो ये तीसरा कारण था, इंग्लैंड कोई लड़ाई में नहीं पड़ता था जल्दी, और इसीलिए इसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत जल्दी ग्रो करा। एंड फोर्थ रीजन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था रेनेसा, रेजोनेंस एंड इधर रिफॉर्मेशन क्या हुआ, फिर मैंने आपको इंग्लैंड का जो है हिस्ट्री बताया था। वो सारी वीडियोस में मैंने एक चीज़ कवर करी थी, इंग्लैंड के जो लोग थे बहुत ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम पे, और इंग्लैंड लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके पास धन बहुत सारा थे। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है। इंग्लैंड के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थी, इसीलिए पैसा जहाँ पर होगा इंडस्ट्री बिजनेस वहीं पर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर कोई गरीब हो गया, मतलब कोई मजदूर है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो कोई बिजनेस चाह के भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो नया नया बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है ना कि वो अपने कंपटीटर, जैसे कि किसी भी कंपटीटर को आसानी से हरा सकते हैं।
और लास्ट एंड फिफ्थ रीज़न क्या है कि इंग्लैंड के पास मार्केटिंग की कोई कमी नहीं थी। इंग्लैंड अपने सामान जहाँ चाहे वहाँ पे बेच सकता था। इंग्लैंड अपने देश में ही अपने सामान को बेच करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता था। ऊपर से इंग्लैंड जो है अदर कंट्रीज भी जैसे फ्रांस, इधर उधर जर्मनी वगैरह में, अमेरिका में और इंडिया, इधर सब जगह जहाँ भी इस पॉसिबल था वो बेचता था अपना सामान और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता था और टैक्स वगैरह भी थोड़े बहुत लिया करता था कुछ कॉलोनी से, कंट्रीज से। इन सभी कारणों के कारण इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है उसमें ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है और उस समय इंग्लैंड को वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब बोला जाता है। उस समय सिर्फ इंग्लैंड में ही इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो पाता है। बाकी सभी कंट्रीज में इंडस्ट्रीज थे लेकिन इंग्लैंड के लेवल का, इंग्लैंड जितना ग्रोथ करा उस लेवल का किसी और कंट्रीज़ के पास इंडस्ट्रीज़ नहीं था। तो उस समय में ना इंग्लैंड को इंडस्ट्री हब कहा जाता था। उसके बाद देखा देखी होता है, सभी कंट्रीज़ जो होते हैं, अदर कंट्रीज़ क्या करते हैं, इसको इंग्लैंड के देख देख कर वो भी चाहते हैं कि मैं भी इंडस्ट्री हब बनूं, मेरे कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आए और मेरा कंट्रीज़ भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप करे। तो बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो इनका देखा इसकी करते हैं। उन कंट्रीज़ का अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कंट्रीज़ का नाम दिया गया है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड। ये सभी जगह ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फैल जाती है और यहाँ भी धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, फिर ये सभी जगहों पे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, इटली, रशिया, जापान, स्वीडन, अर्जेंटीना, सभी जगह ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850 से लेकर 1900 में मतलब फैल जाता है धीरे धीरे। और आज के टाइम में करेंटली का सिचुएशन बोल रहा हूँ 2022 2020 मतलब 2010 के बाद के जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो विश्व देश में आया है, उस देश का जो नाम है चाइना है। आज के डेट में चाइना में ही सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पे है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाइना हो गया, ऊपर से अपना इंडिया में भी इंडस्ट्री वगैरह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बोल सकते हैं इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन धीरे धीरे अपने पीक पे है। एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया भी इंडस्ट्री हब हो जाएगा। इंडिया में जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में एमआई वगैरह सभी स्मार्टफोन कंपनी की एक बड़ी इंडस्ट्री आ चुकी है और बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो है ही, टाटा कितना बड़ा इंडस्ट्री आपको भी पता होगा। एंड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज फैल रही है इंडिया में भी। तो इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, आज के टाइम पे एक ग्रोइंग नेशन है और इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ रही है दिन पे दिन। तो ये बोल सकते हैं ये सभी आने वाले टाइम में ये अभी अपना डेवलप इंडिया होगा। लेकिन आज के डेट में इंडिया बहुत ही धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बन रहा है। इस जिस लेवल पे चाइना ग्रो कर रहा है ना, उस लेवल पे इंडिया करने लग जाए ग्रो, फिर तो मतलब फिर जो इंडिया में बेरोजगारी का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये समझ लिए, अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ। तो एक एक करके वो उसको समझते हैं। कारण आपने समझ लिया, अभी इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में देखने के कारण बहुत सारे कंट्रीज ने ये सोचने लगे कि यार इंग्लैंड अचानक से इतना ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकता है। तो सारे कंट्रीज ये सोचने लगे और उनका ये मानना था कि रॉ मटेरियल उसको आसानी से मिल जा रहा है और उसके मतलब जो लेबर वगैरह हैं आसानी से और कम पैसे में मिल जा रहे हैं। मतलब लेबर लोग कम पैसा ले रहे हैं और उनके जो मार्केट सिस्टम है बहुत ज़्यादा है। तो इंग्लैंड की ये सारी मतलब क्वालिटीज़ थी, सभी लोग ने देखा, कॉपी करा और ये सबसे बड़ा मतलब प्रभाव डाला पूरे कंट्रीज़ पे, अदर कंट्रीज़ पे। इंग्लैंड के अगल बगल के सारे कंट्रीज़ पे सबसे बड़ा प्रभाव था कि उन्होंने भी देखा हिस्ट्री करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव था। दूसरा क्या था ना कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर के आने के कारण वो दब गया। एग्रीकल्चर का जो क्रेज था वो धीरे धीरे दब गया। अब इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करने लगे इंग्लैंड वाले और अदर कंट्रीज़ वाले भी धीरे धीरे। तो ये सबसे दूसरा बड़ा प्रभाव है। एंड थर्ड में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, मतलब व्यापार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अभी इंडस्ट्रीज़ है, अभी सामान वगैरह बना रहे हैं तो उसको रखने के लिए थोड़ी बनाएंगे, अभी इधर से उधर बेचेंगे ना। तो इंग्लैंड वाले इंडिया को बेचते थे, अभी इंडिया में जैसे कि बहुत सारे सामान बन रहे तो इंडिया में रखने के लिए थोड़ी है, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री इंडिया में बना है तो उसको इधर उधर तो बेचेंगे ना। तो इसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट बहुत बढ़िया हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण एक और प्रभाव देखने को मिला, नए नए मतलब चीज़ें इन्वेंशंस होने लगी, नए नई मशीनें बनने लगी। अभी इंडस्ट्रीज वगैरह में नई नई चीज़ें खोज होने लगी, नई नई मशीनें बनने लगी। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव वे में हम लोग ले सकते हैं कि इससे ये फ़ायदा हुआ और ये सारी चीज़ें हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण किनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से धीरे धीरे उसका जो इम्पोर्टेंस था ना वो धीरे धीरे दब गया।
एंड दूसरा, जो छोटे छोटे किसान थे जिनके बहुत कम खेती थी, ज़मीनें थी, उन पे वो खेती किया करते थे। अभी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आने के कारण उनका धीरे से मतलब पतन हो गया, अंत हो गया। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ आने के कारण छोटे मोटे जो बिजनेस हम लोग किया करते थे, मान ले जाए वो देखिए जैसे कोई समोसा बेच रहा है छोटा दुकान में, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल देते हैं समोसा का, और वो इसी प्राइस में नहीं बढ़ाते हैं, तो किसका ज़्यादा बिकेगा? वो रेस्टोरेंट वाला ना, क्योंकि प्राइस भी दोनों का सेम है लेकिन फैसिलिटी रेस्टोरेंट वाला ज़्यादा दे रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के कारण ये जो छोटे मोटे जो बिजनेस थे, हम लोग जो छोटे मोटे किया करते हैं, उसमें कमी आई और बहुत ज़्यादा मतलब कम गया धीरे धीरे। जैसे कि देखिए अभी मॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं आपके कंट्रीज़ में, आपके शहर में। मॉल्स के आने के कारण ये जो दुकान की बिक्री होती है, दुकान में जो कपड़े मिलते हैं या फिर कुछ और ही मतलब सामान, खाने पीने के सामान, मॉल्स के आने के कारण उनमें थोड़ी सी कमी आई है। तो इसी तरह समझिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आने के कारण छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा मतलब जो नुकसान हुआ है ना, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ये जो अपना सोसाइटी है दो भागों में बढ़ जाता है। अभी जिसके पास इंडस्ट्रीज़ है उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, इकोनॉमिकली वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जिसके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बेचारा मजदूर है, अब उसके पास पैसा नहीं होगा, तो ये सोसाइटी आपके दो भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ होता है बड़े लोग, एक तरफ होता है छोटे लोग, रिच वर्सेस पुअर हो जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह आने के कारण। पूंजी वाले लोग जिसके पास पैसा है एंड श्रम करने वाले लोग जो लेबर हैं, तो दोनों दो भाग में सोसाइटी बढ़ जाता है। तो ये सभी जो है नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। तो नोट डाउन अपने करना चाहा होगा तो कर लिया होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करके रखें, एग्जाम में काम देगा। अगर आप कोई रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें एग्जाम में बिल्कुल तरीके से नहीं आती है। ठीक है, तो वही सभी चीज़ें यहाँ पर देखिए लिखा गया है इंग्लिश में, जो मैंने हिंदी में समझाया। इकोनॉमिक में प्रोग्रेस आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा जोर जोर से बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो समझते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन वही इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा पिक आया, इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इंग्लैंड के कारण बहुत सारे सोशल एंड कल्चरल लाइफ में प्रभाव पड़ा। सोशल लाइफ, लोगों का जो स्टैंडर्ड था लिविंग का, पहले लोग के हाथ में घड़ी नहीं हुआ करता था, अभी इंडस्ट्रीज वगैरह आने लगे, इंडस्ट्रीज में घड़ी वगैरह, बहुत सारे फ़ोन वगैरह बनने लगे, अभी लोग के हाथ हाथ में घड़ी होता है, फ़ोन होता है, चश्मा होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का स्टैंडर्ड ही बदल गया इंडस्ट्रीज वगैरह आने के कारण, और बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे हुई, नुकसान हुई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये लास्ट पॉइंट याद रखना, मतलब ये आगे चल के आपको पढ़ना ही, ये टॉपिक एक है। और वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड टॉपिक है। कैसे कनेक्टेड है वो समझिए। तो क्या होता है, इंग्लैंड, आपको तो पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार किनके बीच हुआ था। इंग्लैंड क्या करता है, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में था, उसका इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा जोर शोर से था, और उसका जो कॉम्पिटिटर था उस समय पे जर्मनी था। जर्मनी में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कुछ निश्चित पैमाने पे अच्छे स्तर पे चल रहा था। तो ये क्या होता है, वो दोनों कॉम्पिटिटर थे, इधर से मतलब एक तरह से एक दूसरे से लड़ते रहते थे इसी मुद्दे पर, जिस कारण इंग्लैंड तथा जर्मनी हमेशा विवादों में, हमेशा कंट्रोवर्सीज में गिरा रहता था। और यही आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। अभी हम लोग ये समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या क्या हुआ, वो अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्यार दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।